हाय एवरीवन, अगर आप डॉक्टर, नर्स, हेल्थ प्रोफेशनल, पैरामेडिक्स, फार्मास्यूटिकल या बायोमेडिकल प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखते हैं तो यूके जाने के लिए हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करना होगा। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के लिए दो कैटेगरीज होती हैं। एक वो कैटेगरी है जिन लोगों के पास जॉब ऑफ़र है और एक वो कैटेगरी होती है जिन लोगों के पास जॉब ऑफ़र नहीं है। अगर आपके पास जॉब ऑफ़र है तो आप डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, वरना आपको पहले HCPC और NHS के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। डायरेक्ट अप्लाई करने के लिए आपके पास वैलिड जॉब ऑफ़र, मिनिमम सैलरी रिक्वायरमेंट्स, मंथली इनकम सोर्स या इसके साथ साथ आपको कुछ बैंक स्टेटमेंट शो करवाना होगी। इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग डिटेल से बात करेंगे कि आप ये डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे तैयार करेंगे और कौन कौन सी चीज़ें आपको रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि ऑक्यूपेशन कोड, यानी कि जिन जिन जॉब्स के लिए हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं वो कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। इसमें यूके गवर्नमेंट ने कुछ ऑफिशियल कोड्स दिए हुए हैं जिनमें आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा ऑक्यूपेशंस जो हैं वो शामिल हैं। इनमें से हेल्थ प्रोफेशन से रिलेटेड सबसे बेसिक और सबसे एडवांस्ड यानी कि डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, इसके अलावा हेल्थ केयर प्रैक्टिस मैनेजर्स, बायोकेमिस्ट्स, बायोमेडिकल साइंटिस्ट, फिज़िकल साइंटिस्ट्स, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, फिजियोथेरापिस्ट्स, ऑक्यूपेशनल हेल्थ थेरापी, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरापिस्ट, ये सारी कैटेगरीज शामिल हैं। इसके अलावा मिडवाइफ्स, नर्सेज, प्रैक्टिशनर नर्सेज, इसके अलावा ओरल हेल्थ प्रोफेशनल्स या इवन के हमारे पास पैरामेडिक्स, पीडियाट्रिक्स, डेंटल टेक्नीशियंस, एम्बुलेंस स्टाफ, डेंटल नर्सेज, केयर वर्कर्स और सीनियर केयर वर्कर्स की कैटेगरीज भी इसी में आती हैं। फार्मास्यूटिकल टेक्नीशियन यानी कि जिसे हमारे आमतौर पर फार्मास्यूटिकल A कैटेगरी और फार्मास्यूटिकल B कैटेगरी बोला जाता है, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। अगर आपके एम्प्लॉयर ने आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप लेटर देना है तो उसमें वो एम्प्लॉयर आपकी जॉब ऑक्यूपेशन का कोड जो है वो लाजमी मेंशन करेगा। अगर वो लाजमी कोड को मेंशन नहीं करता तो इसका मतलब है कि उसके पास अप्रूव्ड लाइसेंस फ्रॉम NHS यानी कि नेशनल हेल्थ सर्विस यूके से अप्रूव्ड वो जॉब ऑफ़र आपको नहीं दे रहा। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। जैसे ही आपके पास जॉब ऑफ़र आएगी आपने उसको ऑर्गेनाइजेशन को वेरीफाई कर लेना है जॉब कोड के और उनके लाइसेंस कोड के अकॉर्डिंग। इसके अलावा अगर आपके पास जॉब ऑफ़र आ जाती है तो आपके पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं। उनमें सबसे पहले एक स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होगा और वो स्पॉन्सरशिप लाइसेंस जो है उसकी वो बिज़नेस या वो चैरिटीज़ फ़ीस पे करेंगी, आप नहीं पे करेंगे, वो पे करेंगे। समटाइम्स हमारे यहाँ क्या करते हैं एजेंट लोग, वो भी फ़ीस आपसे ही लेते हैं, जबकि ये फ़ीस जो है वो हॉस्पिटल या इदारा जहाँ पर आपने जॉब करनी है वो ख़ुद पे करेगा। इसके बाद जॉब लेटर या जॉब ऑफ़र अप्रूव्ड एम्प्लॉयर से होने को आप कैसे चेक कर सकते हैं। इसका एक इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होगा, कोई फिज़िकल डॉक्यूमेंट नहीं होगा, उस पर रेफरेंस नंबर होगा और ये 3 महीने तक के लिए वैलिड होगा। यानी 3 महीने के अंदर अंदर जॉब ऑफ़र मिलने के बाद आप वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। इस वीज़ा के लिए आपको एनुअल कम अज़ कम भी 23,200 पाउंड सैलरी जो है वो रिक्वायर्ड होती है। 23,200 पाउंड सैलरी जो है वो एनुअल होगी आपकी। एनुअल सैलरी का मतलब है कि मंथली आपकी ये सैलरी जो है वो राउंड अबाउट 1800 से 1900 पाउंड के राउंड अबाउट आ जाएगी। आमतौर पर यूके में जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं इनकी सैलरीज इससे थोड़ा ज़्यादा ही होंगी। सैलरीज डिफरेंट किन की हो सकती हैं वो यहाँ पर उन्होंने सेपरेट करके दिखा दिए हुए हैं कि कौन कौन से प्रोफेशंस जो हैं उनमें सैलरी कैटेगरीज जो हैं वो 23,200 के अलावा भी आ सकती हैं। यानी कुछ में इनसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी और कुछ में इनसे कम रिक्वायरमेंट होगी। जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट वाले प्रोफेशन हैं उनमें बायोमेडिकल, फिज़िकल साइंटिस्ट, लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन या डिस्पेंसिंग ऑप्टिशियंस आ जाएंगे। लेकिन बाकी सब में तकरीबन यही जो है सैलरी रेंज यानी 23,200 पाउंड वही रिक्वायर्ड सैलरी रेंज होगी। अगर आप मुकम्मल तौर पे सैलरी रेंजेस को देखना चाहते हैं तो नेशनल पे स्केल ऑफ एलिजिबल हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिंक को चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इस डिटेल में नहीं जाएंगे, इससे अगला स्टेप देखेंगे कि आपको और क्या क्या चीज़ इसके लिए चाहिए। तो सेकंड नंबर पर हम देखेंगे कि आपके पास आपको कौन सी
नॉलेज ऑफ इंग्लिश जो है वो आपको कितना चाहिए, यानी जो लेवल B1 है इसको अप्रूव्ड माना जाता है। इस लेवल के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश लैंग्वेज आपकी अगर है, आपके पास कोई सर्टिफिकेट है, वो बेशक सेल्ट का है, OET का है, आइल्स का है, वो आपको इसके अकॉर्डिंग अपना शो करवाना होगा। इंग्लिश लैंग्वेज के लेवल B1 को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क ऑफ रेफरेंस या CEFR के अकॉर्डिंग देखेंगे। CEFR में B1 कैटेगरी जो है ये आइल्स के 6 बैंड तक जाती है, जबकि टॉफल के 72 स्कोर से नीचे तक रहती है। यानी आपका अगर एवरेज स्कोर भी आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा इन स्कोर्स के अलावा आप ड्यूलिंगो के स्कोर भी ले सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट सेल्ट, आइल्स और टॉफल ही माने जाएंगे इनके अंदर। इसके अलावा अगर आपको कॉस्ट पे करना पड़ेगी तो वो कॉस्ट कितनी आपको पे करना पड़ेगी, जो हमने स्टार्ट पे बात की थी कि आपको इसके लिए कुछ बैंक स्टेटमेंट और कुछ एप्लीकेशन फ़ी भी पे करना पड़ेगी। अगर आप हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ी आपको पे करने के साथ साथ फर्स्ट मंथ के लिए 1270 पाउंड्स यानी 1270 पाउंड्स जो हैं वो आपको शो करवाना पड़ेंगे कि आपके पास अकाउंट के अंदर हैं। ये अकाउंट स्टेटमेंट या बैंक स्टेटमेंट आप अपने वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगाएंगे। वीज़ा एप्लीकेशन के लिए अगर आप 3 साल तक अप्लाई करते हैं तो वीज़ा एप्लीकेशन 284 पाउंड पर पर्सन है, और अगर आप मोर देन 3 इयर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो ये 551 पाउंड पर पर्सन एप्लीकेशन फ़ीस आपको पे करना पड़ेगी। ये एप्लीकेशन फ़ीस आप यूके का जो एम्बेसी है या यूके के जो कॉन्सुलेट है वहाँ पर आप पे कर सकते हैं विद एप्लीकेशन ऑफ वीज़ा। इसके साथ साथ ये जो 1270 का बैंक अकाउंट है ये आपको कम से कम भी अपने पहले 28 डेज़ के लिए इनकम प्रोवाइड करेगा, और ये आपके पास ही रहेंगे, ये आपने किसी को सबमिट नहीं करने। अक्सर औकात एजेंट हजरात क्या कहते हैं कि जी ये हम आपकी तरफ से पे कर देते हैं, आप हमें 50,000 या 1 लाख रुपए तक भी ऊपर मांग लेते हैं। तो ऐसा आपने बिल्कुल नहीं करना। अगर आपके पास वैलिड जॉब ऑफ़र है तो ये सारा प्रोसीजर जो है जो हम आपको बता रहे हैं, ये सारे का सारा प्रोसीजर आप बज़ाते खुद कर सकते हैं, और ये प्रोसीजर आपका टोटल 3 से 4 हज़ार पाउंड के अंदर पूरे का पूरा प्रोसीजर जो है वो आपका मुकम्मल हो जाएगा, डॉक्यूमेंट से लेकर एप्लीकेशन अप्रूवल तक। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो है आफ्टर सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप, वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस, इंग्लिश लैंग्वेज और बैंक अकाउंट की बात करने के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास कैटेगरी आती है वो नेक्स्ट कैटेगरी में हम ये देखेंगे कि आपका जो वैलिड वीज़ा है वो वैलिड वीज़ा 12 महीने तक रहने के लिए क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए। इसके अंदर आपको जो इजाफ़ी चीज़ें या इजाफ़ी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे, वो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप विद रेफरेंस नंबर, याद रखें कि जब भी आप जॉब पे अप्लाई करें तो रेफरेंस नंबर के साथ वो लेटर आपका आना चाहिए। अगर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ स्पॉन्सरशिप विदाउट रेफरेंस नंबर है तो एम्बेसी उसको रिजेक्ट कर देगी, आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। प्रूफ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इसके अलावा वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके पास, जॉब टाइटल और एनुअल सैलरी होनी चाहिए, ऑक्यूपेशन कोड आपका उसके ऊपर मेंशन किया हुआ हो, स्पॉन्सर का लाइसेंस नंबर उसके ऊपर मेंशन किया हुआ। ये सारी चीज़ें आपकी एप्लीकेशन के साथ लगना ज़रूरी है। इसके अलावा कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी जो हैं वो आपकी एप्लीकेशन के साथ, वीज़ा एप्लीकेशन के साथ अटैच होंगे। वो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो क्या क्या मांगे जा सकते हैं। कुछ केसेस में आपके लिए स्टार्टिंग से ही आपको ये कहा जाएगा कि आप अपनी बैंक स्टेटमेंट्स जो हैं वो शुरू से लगाएं। इसके अलावा प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप, जिसे हम आमतौर पर फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या FRC बोलते हैं, ये लिया जा सकता है। इसके अलावा ट्यूबरकुलोसिस का टेस्ट, कोविड का टेस्ट या और कोई टेस्ट लिया जा सकता है आपसे जो आपकी मेडिकल कंडीशन को ज़ाहिर करेगा। इसके अलावा क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो ऑलमोस्ट हर एप्लीकेंट के लिए स्टार्ट से ही लगाना ज़रूरी है।
यहाँ पर उन्होंने कुछ कैटेगरीज लिखी हुई हैं जिसके लिए उन्होंने कहा हुआ है कि अगर आप आउटसाइड ऑफ द यूके करते हैं तो वो यहाँ पर इन स्पेसिफिक पोस्ट्स के लिए आपको 100% लाजमी जो है क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका चाहिए। ये क्रिमिनल रिकॉर्ड बेसिकली आपको किसी भी अपने शहर की पुलिस स्टेशन से जाके पता करना पड़ेगा कि कहाँ से आपको मिलेगा। बड़े शहर जो हैं, स्पेशली पाकिस्तान के बड़े शहरों में आपको आसानी से ई खिदमत मरकज़ या पुलिस मरकज़ जो हैं, पुलिस सर्विस सेंटर्स जो हैं, वहाँ से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेने के बाद जब आपने अप्लाई करना है तो वो अप्लाई करते हुए आपने कहाँ पर अप्लाई करना है, नेक्स्ट पार्ट में हम वो चेक करेंगे। सबसे पहले आपने एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट ले लेने हैं। एप्लीकेशन के साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और एप्लीकेशन को अपलोड करते हुए या एप्लीकेशन को सबमिट करते हुए आपको एक स्पेसिफिक डेट या टाइम दे दिया जाएगा बायोमेट्रिक के लिए। याद रखें कि यूके गवर्नमेंट जो है वो बायोमेट्रिक के ज़रिए आपका आईडी चेक करेगी। आईडी चेक वेरीफाई होने के बाद आपको इंटरव्यू की डेट दी जाएगी, जहां पर आप जाकर के अपना इंटरव्यू देंगे और ये बताएंगे कि आप किस किस मकसद के लिए जा रहे हैं, आप पाकिस्तान में या अपनी कंट्री ऑफ रेजिडेंस में क्या क्या करते थे, यूके में आपकी जॉब कितनी देर है, क्यों जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें आप उसमें अपनी टोटल ट्रैवल हिस्ट्री या आने वाले वक्त में जो आप यूके में स्टे करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप बताएंगे। ये वीज़ा कैटेगरी जो है वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा के अंदर आएगी, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स ये प्रूव करेंगे कि आपके पास यूके में हेल्थ एंड केयर वर्कर के तौर पे काम करने के लिए प्रॉपर प्रोफेशनल एजुकेशन या एकेडमिक बैकग्राउंड है। इसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स भी जो हैं वो मांगे जा सकते हैं। ये प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी जो है ये आपका 3 हफ्ते के अंदर अंदर लिया जाएगा और उसके बाद डिसीजन देकर आपको बताया जाएगा। अगर आपके कुछ डॉक्यूमेंट्स मज़ीद रिक्वायर्ड होंगे तो वो भी आपसे लिए जाएंगे और उनको वेरीफाई किया जाएगा। इसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए जाना होगा और कुछ सर्कमस्टांसेस में आपकी क्रिमिनल कन्विक्शन या आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है उसको भी री-वेरीफाई करवाया जाएगा। इस सब कुछ के बाद अगर आपको वीज़ा मिल जाता है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं मिलता तो आप इसके लिए बड़ी आसानी से अपील भी कर सकते हैं। जो यूके गवर्नमेंट के हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा के रिजेक्शन का इशू होता है, वो रिजेक्शन का इशू जो है वो मोस्टली पार्टनर और चिल्ड्रन की वजह से आता है। अक्सर औकात लोग यहाँ पर अप्लाई करते हुए गलती करते हैं कि अपने वीज़ा के साथ ही बच्चों का और अपने स्पाउस वीज़ा का भी अप्लाई कर देते हैं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, बल्कि आपने क्या करना है कि पहले खुद अपना वीज़ा अप्रूव करवा के वहाँ जाएं। उसके 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आप वहाँ से अपने हस्बैंड, वाइफ, सिविल पार्टनर, अनमैरिड पार्टनर, फियांसे वगैरह या जो बच्चे आपके 18 साल से नीचे के हैं, आप आसानी से उनका अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका फैमिली वीज़ा टोटल अप्रूव हो जाता है तो आप अपनी फैमिली को आसानी से वहाँ बुला सकते हैं। इसमें एक चीज़ बड़ा अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए आपको कि जब आपके पास हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा अपना आ जाए, आप वहाँ पहुँच जाएं यूके में, तो यूके में पहुँचने के बाद आपने सबसे पहला काम जो है वो ये करना है कि आपने कोई परमानेंट रेजिडेंस, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने खुद परमानेंट रेजिडेंट बनने के बाद अप्लाई करना है। परमानेंट रेजिडेंस का मतलब है कि आपके पास कोई ऐसी रेजिडेंस हो जिसके साथ आपने टेनेंट के साथ बनने से पहले आपने लैंडलॉर्ड के साथ कम से कम भी 2 से 3 साल का आपने मेंशन करना है कि हाँ भी मैंने अपनी फैमिली यहाँ पर बुलानी है और आपके घर पे मैंने इतनी देर रहना है। वो कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर आपने साइन करके तो यूके गवर्नमेंट को शो करवाना होता है, जिसकी वजह से आपको आसानी से फैमिली वीज़ा मिल जाता है। ये फैमिली वीज़ा जो है वो आपको 2 साल से लेकर 4 साल तक के लिए, 5 साल तक के लिए भी मिल सकता है। इस वीज़ा के लिए याद रखें कि फैमिली वीज़ा के लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट सेपरेट काउंट की जाएगी। फैमिली वीज़ा में स्पेशली बच्चों के लिए आपकी जो है बैंक स्टेटमेंट वो होना लाजमी है। इसके अलावा अगर आपके स्पाउस एजुकेटेड हैं उनके भी डॉक्यूमेंट्स आप वेरीफाई करवा के साथ अटैच करवाएं, ताकि आपके स्पाउस को भी यूके में आपके वीज़ा के साथ साथ उनको भी
जब वो वहाँ पहुँच जाते हैं फैमिली वीज़ा पे, तो उनको भी आसानी से जॉब मिल सके। अगर आप ये सारा कुछ कर लेते हैं तो फिर आपने जो बेसिक फ़ी है, एप्लीकेशन फ़ी, वो आपने पे करनी है। जो पार्टनर वीज़ा के लिए एप्लीकेशन फ़ी है वो 285 पाउंड्स है। एक बच्चे के लिए 315 पाउंड है। इसके अलावा अगर आपके एक से ज़्यादा बच्चे हैं, 2 हैं, 3 हैं, तो हर दूसरे, तीसरे, चौथे बच्चे के लिए आपको इज़ाफ़ी 200 पाउंड्स बैंक स्टेटमेंट शो करवाना पड़ेगी। याद रखें, ये बैंक स्टेटमेंट भी शो करवाना पड़ेगी और इसके ऊपर आपको यही सेम फ़ीस भी पे करना पड़ेगी जो कि एप्लीकेशन फ़ीस है। तो ये सारी की सारे प्रोसीजर के बाद नीचे जैसे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, टोटल आपका जो ख़र्चा आएगा, सपोज़ आपकी 2 बच्चे हैं, एक वाइफ़ है आपकी और आप खुद जाते हैं, या वाइफ़ चली जाती हैं और आप एज़ अ हस्बैंड जाना चाहते हैं साथ, तो इन सब केसेस में आपकी जो फ़ीस टोटल ख़र्चा आएगा वो आपका 3 से 4 हज़ार पाउंड आएगा। लेकिन कुछ हमारे एजेंट हज़रात जो हैं वो क्या करते हैं कि 10 से 15 हज़ार पाउंड की डिमांड करते हैं इस सारे प्रोसीजर के लिए। आपने कतन ऐसा नहीं करना। NHS की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से जॉब सर्च करें। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो ख़ुद हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा पे अप्लाई करें। जैसे ही आपको जॉब मिलेगी, आप आसानी से 3 से 4 हज़ार पाउंड के अंदर अंदर अपनी फैमिली को विद प्रॉपर वीज़ा, याद रखें कि इस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको विद इन 3 to 5 मंथ्स आपके ये सारे का सारा प्रोसीजर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। हेल्थ एंड केयर वर्कर वीज़ा पर अप्लाई करने के लिए आप ये प्रोसीजर फॉलो कर सकते हैं, और अगर आपने HCPC से रजिस्टर करना है तो उसके लिए हमारी दूसरी वीडियो पे देखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब।